नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर, पटना बिहार से। हम लोग बात करेंगे आज 12वीं कक्षा का जो इतिहास है उसके पहले चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो इस सभ्यता के बारे में अगर बात कर ले तो ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर में लगभग 9 वीडियो लेक्चर्स जो है वो बना करके और प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। ये आपका इस चैप्टर के ऊपर में 10वां वीडियो लेक्चर्स हो रहा है। देखिए, वीडियो लेक्चर्स के पार्ट्स को देख करके घबराना नहीं है कि 10 पार्ट्स में आप कवर करा रहे हैं, 12 पार्ट्स में कवर करा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको YouTube पर भी एनसीईआरटी के कड़ी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि 2-4 लाइनें, 2-4 टॉपिक्स पढ़ा दिए और फिर उसके बीच बीच का जो कड़ी है, बुक के बीच वाला भाग, उसको छोड़ देंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा दिए या फिर ऑब्जेक्टिव करा दिए, चलिए भाई आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। वैसे नहीं कर रहे हैं हम लोग, एकदम ऑफलाइन की तरह है। ऑफलाइन से भी एकदम डिटेल में जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन कड़ी को एकदम बढ़िया से चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो आप मेरे इस चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। 1-2 पार्ट्स को अगर आप देखेंगे, अगर आपको पढ़ाने का, पढ़ने का तरीका सारा चीज ठीक ठाक लगता है तो आप अपनी पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे रह करके और कर सकते हैं। पूरे सिलेबस की तैयारी जो है वो आपको कराए जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, साथ ही साथ हम लोग होम साइंस भी कवर कराएंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर्स को करते हैं अब शुरू। आज हम लोग इसी एनसीईआरटी के अगर कड़ी को आगे देखें तो आपको जानना है मोहरे के बारे में, लिपि के बारे में और बाट के बारे में। हालांकि शासक प्रशासक हड़प्पा में होते थे कि नहीं, इनके बारे में भी जानेंगे, हड़प्पा के अंत, इन तमाम चीजों को जानेंगे। लेकिन इससे पहले आज 3 चीज कवर करेंगे आज के वीडियो लेक्चर्स में। एक तो मोहरे होगा, दूसरा लिपि है और तीसरा बाट है। सबसे पहले ही टाइटल देखेंगे कि मोहरे के ऊपर में एक बात है थोड़ी सी, यहां से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे मोहरे और मुद्रांकन को लेकर के। तो पहले समझेंगे मोहरे, जिसको अंग्रेजी में भी ब्रैकेट में लिख दिए है सील कहते हैं। तो ये सील है और ये सेलिंग है, याद रखेंगे। मोहरे और मुद्रांकन, पहले तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाए। जैसे आपको पहले ही बताया गया था कि हड़प्पा में मोहरे जो है वो मिले हैं, और इस मोहरे की अगर बात कर ले तो कहे थे कि इसमें तमाम अलग अलग तरह के जानवर भी पाए गए हैं। किसी मोहरे में बैल के जानवर जो होते हैं वो बैल भी इसमें चित्रित किए गए हैं। किसी मोहरे में, याद रखेंगे, यूनिकॉर्न वाला जो जानवर, जो एक सिंगीय जानवर है, उसको भी इसमें चित्रित किए गए थे। यानी 1-2 जानवर जो है इसमें नहीं थे, काफी सारे जानवर थे। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा, ये भी हम लोग मोहरे के विषय में पढ़ लिए थे कि इसमें यूनिकॉर्न जानवर जो है वो ज्यादातर पाए गए हैं। अब इस मोहरे के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको नहीं लेना है, ये मोहरे के प्रयोग के संदर्भ में जानना है कि ये मोहरे का प्रयोग किस तरह से होते थे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें एक चीज आपको समझना है कि अगर लंबी दूरी तक ये लोग संपर्क करते थे, पिछले भी वीडियो लेक्चर्स में बताए थे कि ये लोग हड़प्पा वासी जो थे ये अपने छोटे से इलाकों से व्यापार नहीं करते थे, ये उपमहाद्वीप से व्यापार रखते थे और साथ ही साथ अपने उपमहाद्वीप से भी आगे सुदूर क्षेत्र, जैसे यहां से जाते थे ये ओमानी वाले साइड में, दिलमुन जाते थे, मेसोपोटामिया जाते थे, वहां से भी ये लोग व्यापार करते थे। तो इसे कहते हैं कि जब इनके वस्तु अगर बहुत लंबी दूरी तक अगर भेजना होता तो इसमें मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग यहां पे इस्तेमाल किया जाता। अब ये मोहरे क्या है, जैसे ये मोहरे बना हुआ है जिसमें जो यूनिकॉर्न जानवर होते थे उसके मुख दाई ओर होते थे। इन तमाम तरह की चर्चा हम लोग पार्ट 1 से करते आ रहे हैं। जब ये लग जाता था तो मुंह इधर हो जाता जानवर का। अभी समझेंगे कि जो मोहरे बने हुए होते हैं वो तो मोहरे हैं, लेकिन जैसे इस मोहर को हम अगर गीली मिट्टी पर अगर लगा देते हैं तो ये लगे हुए जो चीज है इसको कहते हैं सर जी मुद्रांकन। याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे, मुद्रांकन। तो जब हम मोहरे को लगा देते हैं तो उसको कहते हैं मुद्रांकन। और जो ठोस अगर मोहर सेल खड़ी पत्थर का अगर बना हुआ आपके पास है तो वो केवल क्या है, सील है। तो अब ये ध्यान रखेंगे, आखिर सील किसी पे लगाए जाते थे और उसका प्रयोग के इस्तेमाल में कहा जा रहा है कि लंबी दूरी के संपर्क के लिए बड़ा ही सुविधाजनक होता था।
अभी तक आपको लग रहा होगा कि आप क्या पढ़ा रहे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए किस तरह के प्रयोग में आता था, जैसे अगर कोई चीज यहां से मेसोपोटामिया भेजा जा रहा है तो हो सकता है खास कर करके, और जैसे राजा महाराजा कोई सामग्री को मंगवाते, मेसोपोटामिया के राजा जो है जैसे हड़प्पा के कोई क्षेत्र से कोई चीज मंगवा रहे हैं, तो हो सकते थे कि कुछ कीमती जो चीजें हैं वो अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो अगर बीच में उसके साथ छेड़छाड़ थैले के साथ हो जाएगा तो फिर समस्या आ जाएगा। तो इसी से बचने के लिए इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसे बोड़ा या कोई मान लो ये झोला है, तो झोला के ऊपर में मुख में क्या करते हैं कि भर कर करके, और हम लोग क्या करते हैं इसके साथ जो है एक रस्सी से इसे बांध देते हैं। अगर आप कभी मिल में जा कर करके और गेहूं पिसाने के लिए अगर गए हो, यानी आटा पिसाना, तो उसमें क्या होते हैं कि आप वजन उजन करा कर करके गेहूं के, और आगे क्या करते हैं एक रस्सी से आप बांध देते हैं। अगर रस्सी हमारा खुला हुआ है तो समझ जाते हैं कि लगता है कि हमारे जो बोड़ा है यानी बोड़िया ये झोला जो भी हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया है। तो यहां पे याद रखेंगे अगर रस्सी होगा तो इसको तो खोल लेगा, उससे निकाल भी लेगा कुछ चीजें और फिर से इसको बांध देगा। तो इसमें याद रखेंगे कि जब लंबी दूरी तक भेजा जाता था तो इसके जो बोड़ा या झोला ये जो भी कुछ रहा होगा इसके ऊपर में क्या करता था कि कच्ची मिट्टी को गीला कर करके और गीली मिट्टी को इस पे आगे लगा दिए जाते थे। याद रखेंगे पहले तो इसमें सामान डाल दिए जाएंगे, सामान डालने के बाद इसके आगे मुख वाला इलाका है, इस शीर्ष के ऊपर में क्या किए जाएंगे तो कच्ची मिट्टी लगा दिए जाएंगे, और कच्ची मिट्टी लगाने के बाद जो अलग अलग व्यापारियों के पास जो अपनी मुहरे होते थे उन मुहरों को इस पे लगा दिए जाते, और जब ये इस पे मुहर लग जाएगा फिर इसको सूख जाएगा, या फिर इसको या तो आग में पकाते होंगे या फिर इसको सुखाते होंगे। तो जब ये सूख जाएंगे तो ऐसे ऐसे सभी थैलों को लगा कर करके काफी सारे जो थैले होंगे उनको एक नावों पर लाद दिए जाते होंगे और उनको सुदूर दूर तक के क्षेत्रों में भेजा जाता है। और अगर जहां तक यानी जहां माल पहुंचने वाला होता है उसको हम लोग ज्योग्राफी में गंतव्य स्थान कहते हैं, और जहां गंतव्य स्थान तक उसको पहुंचना है थैले को, अगर वो पहुंचा है और वहां के आदमी थैले को देख रहे हैं कि अभी तक मुद्रांकन यानी जो मुहर लगा हुआ भाग है ये ठीक ठाक है, तो इससे ये समझा जाता था कि थैले के साथ बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं किए गए हैं। अब कहिएगा कि सर मिट्टी का अगर होता था और बीच में मिट्टी नाव पे लादने या उतारने में झड़ झूठ जाएगा तब, तो वो तो अलग है। देखिए अब थैले को आप खोलिएगा तो एक हो जाता है कि पूरी मिट्टी को आपको हटाना पड़ेगा तब थैले खोलेंगे, और एक होता है कि लादने उधने में झड़ झूठ जाएगा तो उसकी पहचान की जा सकती है कि हाँ ये थोड़ा हुआ झड़ा हुआ है, मुंह नहीं खुला होगा। तो ये याद रखेंगे इस तरह से दूर दराज के सामग्रियों को भेजना होता था तो इस मुहरे का भी बेहतर प्रयोग होता था। इससे जो है वस्तु यानी थैले या झोले के साथ छेड़छाड़ किए गए होंगे कि नहीं किए होंगे इसका भी अनुमान बड़ा बढ़िया से लगा दिए जाते हैं। अब मेन चीज यहीं से आपको सवाल आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, एक रहस्यमयी लिपि को। हड़प्पा की लिपि में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये किस तरह का लिपि थी, क्या है नहीं है, क्योंकि हम तक जानते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी लिखी क्या है, एक रहस्यमयी लिपि। एक रहस्यमयी लिखने का मतलब ये हो रहा है कि देखिए हम लोग जिस चीज को नहीं जानते हैं और हम लोग कितना भी उसके बारे में जानने का प्रयास करें लेकिन फाइनली उसको हम जान ही नहीं पाते हैं, तो लगता है कि क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा, तो ये चीज हमारे लिए रहस्यमयी बन जाती है। याद रखेंगे दो चीजें आपको समझना है, एक रहस्यमयी अलग होता है और एक रोचकमयी अलग होता है। रोचकमयी का मतलब हो गया इंटरेस्टिंग, याद रखेंगे रोचकमयी का मतलब इंटरेस्टिंग हो गया, जैसे कोई चीजें आप उसके बारे में जानते हैं और जानने के बाद वो चीजें अच्छी लगती है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ रोचकमयी है। जैसे किसी के बारे में कहानी पढ़े और उसके बारे में आपको पूरा स्रोत मिल रहा है, आप जान पा रहे हैं, जैसे मौर्य काल के बारे में पढ़ लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, उनकी लिखी सारी बातें हम लोग पढ़ पा रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और एकदम मजा आ जा रहा है कि वाह क्या इतिहास बीता है, एकदम ये तो एकदम मजा आ गया। इसको कहते हैं रोचकमयी। लेकिन यहाँ पे रोचकमयी बातें नहीं है, यहाँ पे रहस्यमयी बातें हैं, और रहस्यमयी उसको कहते हैं जो चीजें हम नहीं जानते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, हड़प्पा की जो लिपि है वो हमारे लिए एक तरह से रहस्यमयी बन गए। जैसे और एग्जांपल अगर हम आपको दे
तो अगर कहीं पहाड़ है या पर्वत है और वहां से पानी निकल के आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्वत है इस तरह से और यहां से पानी निकल रहा है और नीचे में एक कुंड है और कुंड में पानी आता है, बड़ा ही गर्म है, लेकिन हम इसके बारे में जान नहीं पा रहे हैं कि पानी आता कहां से है, तो ये मेरे लिए एक तरह से रहस्यमयी बातें हो जाएगी। लेकिन अगर जान जाएंगे कि अच्छा पानी ऊपर में यहाँ पे जमाव है और यहीं से पानी जमता है और ये धीरे धीरे करके निकलता है और काफी दिनों तक इसमें पानी का जो है वो स्राव होता है, फिर अगले बार बारिश होती है और फिर ऊपर पानी का जमाव होता है, अगर इस चीज को हम जानते हैं तो एक तरह से रोचकमयी चीजें हो जाएंगे, लेकिन नहीं जान रहे हैं तो ये मेरे लिए रहस्यमयी चीजें हो जाएंगे। बस यही तो समझना है। अब ये ध्यान में रखेंगे, इस लिपि के बारे में कहते हैं कि एक हड़प्पाई मुहरे मिले हैं, हड़प्पाई मुहरे मिले हैं और इस मुहरे को देख करके ये जो पुरातात्विक लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि इस मुहरे के ऊपर में मालिक के नाम और उसका पदवी होगा। ये बात को समझेंगे। अब एक समझने वाली बातें यही है कि जो भी मुहरे मिलते हैं उसमें दो चीजें तो एक अफिक्स है, एक तो कि इस मुहरे के ऊपर में कुछ कुछ जो है वो चित्र टाइप के जो है वो बनाए जाते थे और इस तरह से कुछ चित्र टाइप के, तो ये इसको कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा वाले का जो लिपि है उसको नाम दिया गया है भाव चित्रात्मक लिपि। तो ये लोग लिपि लिखते थे, उसके नीचे मुहरे में ही कुछ जानवर बनाते थे, मान लेते हैं ये जानवर है, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये जानवर होते थे। तो एक तो जानवर होते थे और जानवर के ऊपर में लिपि होते थे। अब यही दोनों मेन चीज समझना है। अब ये लिपि तो आज तक पुरातात्विक लोग पढ़ नहीं पाए हैं, कोई भी इतिहासकार नहीं पढ़ पाया है, तो लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि जरूर इसमें मालिक का नाम और इसमें उसकी पदवी होगी। तो ये बातें अनुमानित किया जा रहा है, हम लोग पढ़ नहीं पाए उसके लिपि को कि कंफर्म कर सकते हैं। तो ये अनुमानित बातें हैं कि जरूर इसके मालिक के नाम होंगे और उसके पदवी होंगे। नहीं समझ रहे हैं आप? जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई कोचिंग है, मान लेते हैं भारतीय आर्ट्स क्लासेस मेरा ऑफलाइन सेंटर है और हम भारतीय आर्ट्स के नाम से कोचिंग रखे हैं, तो हम अपने यहाँ फॉर्म वगैरह रखेंगे, हम अपने यहाँ मुहर वगैरह रखेंगे। अगर किसी का एडमिशन डन हो जाता है, अगर कोई आदमी पैसा देता है, तो हम क्या करते हैं कि मुहर को सील को लेकर के और लगा देते हैं, सीलिंग कर देते हैं। यदि मुद्रांकन हो जाता है तो ये जो हम मुहर उस पर लगाते हैं तो हमारे मुहरों पे हमारा टाइटल होता है कि जैसे मान लेते हैं एज हम शिक्षक है तो हमारा पद क्या है, तो हमारा शिक्षक का पद है, तो शिक्षक में हमारे नाम में जो हमारी पदवी जुड़ी हुई रहेगी वो सर रहेगा, कि जैसे भारती सर हो गया, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से आपको समझना है, अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाइएगा तो वहां पे आगे डॉक्टर लिखा हुआ रहता है, तो ये वो समझिए कि एक तरह से उसका टाइटल जो मिला है, पद है, जो भी उनके नाम का अगर डॉक्टर लग गया तो आप समझिएगा कि ये चिकित्सक कोई डॉक्टर वगैरह है, मास्टर तो नहीं समझिएगा। तो उसी तरह से किसी व्यक्ति के मुहरे रहे होंगे और वो उस व्यक्ति के मुहर रहे होंगे, यानी वो मालिक होगा और उसके ऊपर में याद रखेंगे उसका क्या होगा, तो नाम, और नाम के साथ साथ पदवी होगा। ये बात को समझेंगे, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा एक बात है और कि ये तो समझते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनके ये टाइटल से समझ जाएंगे कि फलाना आदमी का मुहर है और फलाना जो है ये व्यापारी है या फिर शिल्पकार है, जो भी उसके काम रहे होंगे, पद रहेंगे उस समय में, वो चीजें यहाँ पे होंगे। लेकिन अब ये देखिए कितना बढ़िया आदमी है, अभी अगर हम मुहर मार देंगे तो वही लोग समझ पाएंगे मुहर को जो लोग पढ़े लिखे रहेंगे। तो अगर हम अपने कोचिंग का मुहर मार देंगे, भारतीय आर्ट्स बाय भारती सर, कुछ भी अगर मुहर मार देते हैं तो पढ़े लिखे लोग तो समझ जाएंगे कि ये मुहर कौन कोचिंग का है। अगर हमारे एरिया में 10 कोचिंग है तो लोग समझ जाएंगे कि किस कोचिंग का है। लेकिन उस समय में जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे वो भी मुहर को देख करके समझ जाते थे कि ये मुहर किसका है। अब कहिए कि ये कैसे होते थे, पढ़े लिखे लोग तो ऊपर में लिपि को देख करके समझते होंगे उस समय के, लेकिन इसके लिए जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए याद रखेंगे एक जानवर का नीचे चित्र बना दिया जाता था। याद रखेंगे एक जानवर, और इस जानवर को देख करके, जैसे अगर आपके गांव में 4 गो व्यापारी है, 5 गो व्यापारी है, या किसी क्षेत्र में 4 व्यापारी है, उस समय आबादी तो शुरुआती दौर में कम रही होगी, तो वो लोग जो भारी भरकम जैसे लोथल के बड़े व्यापारी होंगे या किसी क्षेत्र विशेष के वो
व्यापारी होंगे तो उनके मोहरे में एक जानवर होता था और वो जानवर के ही सिंबल से वो पता कर लेते थे कि ये सिंबल फलाना ही आदमी का होगा। तो जो लोग पढ़े नहीं होते थे, मुहर के ऊपर के लिपि नहीं पढ़ पाते थे, वो जानवर के फोटो देख करके समझ जाते थे कि किस व्यक्ति का ये जो है वो मुहर होगा और ये आदमी का पद क्या है, वो सारा चीज जो है यानी एक अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों लोग जो है वो समझ पाते थे। समझ रहे बात? जैसे आज यूट्यूब का जमाना आ गया है तो अब क्या होता है कि लोगो होता है। अब पढ़े लिखे लोग ही तो लोगो समझते हैं ना, लेकिन अनपढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उस समय बढ़िया थे कि पढ़े लिखे लोग भी मोहर के महत्व समझेंगे और किसका मोहर इसकी पहचान कर सकते हैं, और जानवर के थ्रू अनपढ़ लोग भी जो है मोहरों की पहचान कर सकते हैं। अब यहां पे आपको थोड़ी सी समझना है हड़प्पाई लिपि के लेकर करके। कहते हैं कि एक लंबी अभिलेख मिला है और ये लंबी अभिलेख कहां से मिला है आपके बुक्स में दिया नहीं है, लेकिन इसको ऐड कर रहे हैं। ये लंबी अभिलेख धौलावीरा से मिला है और जो सबसे लंबी अभिलेख जिस पे बातें लिखी गई है, ये बात हमारा कहने का अर्थ है कि एक ही पे अलग अलग अक्षर जो है वो लगभग 26 चिन्ह मिले हैं। कितने चिन्ह मिले हैं? 26 चिन्ह। याद रखेंगे एक अभिलेख है जिस पे कितने चिन्ह मिले हैं? 26। इस 26 चिन्ह से ज्यादा कोई अभिलेख मिला ही नहीं है, तो इसको कह रहे हैं कि लंबी लेख। अगर ध्यान रखेंगे लंबी लेखों पे कितने चिन्ह मिले हैं तो 26 चिन्ह। तो क्या ये 26 चिन्ह ही होते थे? तो नहीं। इनके लिपि के बारे में अब आपको थोड़ी सी विशेष जानकारी मिल रहा है कि जैसे हमारे यहाँ वर्णमालीय व्यवस्था वगैरह चलता है, वर्णमाली वगैरह अल्फाबेट वगैरह ये सब जो चलते हैं, उसमें दो बातें तो तय होते हैं कि हमारे यहाँ स्वर और व्यंजन जो है वो चलते हैं। तो लेकिन इनके यहाँ की अगर बात कर ले तो इनके लिपियों को ऐसा देखा जाता है तो ये अनुमान लगाए जाते हैं कि इनके यहाँ के लिपियों में स्वर और व्यंजन नहीं होते थे। अब कहोगे क्यों नहीं? देखिए हमारे यहाँ जितने भी क ख ग घ देखेंगे तो लगभग ABCD देख लीजिए, क ख ग घ देख लीजिए, तो जितने भी लेटर्स होते हैं ये लगभग 26 होंगे, 30 होंगे, 32, 35, 40, मैक्सिमम 50 से तो सब लगभग नीचे ही में आ जाता है। लेकिन इसके यहाँ एक दो को चिन्ह नहीं, लगभग कुल चिन्हों की बात कर ले तो 375 से लेकर के और 400 चिन्ह मिले हैं, जिस आधार पर कहा जाता है कि स्वर और व्यंजन जो है इनके लिपियों में देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी इनके जो लिपि है, जिसको हम तो पढ़ ही नहीं पाए कि कौन सा लिपि है, लिपि समझते हैं ना और भाषा समझते हैं ना, दोनों अलग होता है। जैसे अगर आप 12th के बच्चे होंगे तो शायद आपको समझ में दिक्कत आता है। जैसे हम लिखते हैं कि मैं जाता हूं, समझ बात ना, मैं जाता हूं, तो ये हिंदी लिखे तो हिंदी हम लोग देखें ये हिंदी एक क्या हो गया? भाषा हो गया। लेकिन अगर हम लिपि में बात कर ले तो ये लिपि हिंदी लिखते हैं तो इसको कहते हैं ना देवनागरी लिपि। लेकिन अंग्रेजी में कहें कि गोइंग जाइंग ये सब जब हम लोग करते हैं कि माय नेम इज फलाना, माय नेम इज ढेकाना, अंग्रेजी में अगर बोलते हैं तो ये जो चीज हो जाता है ये हम लोग रोमन, तो रोमन लिपि है, लेकिन अंग्रेजी क्या है? भाषा है। तो उसी तरह से हम इनके अगर लिपियों की बात कर ले तो ये भाव चित्रात्मक लिपि है। और क्या उस समय में भाषा रही होगी, इनके लिपि हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, इसीलिए विशेष जानकारी हम लोगों को नहीं है। अब जो भी जानकारी है ये चीजें इनके डिजिट से देख करके पता चलता है कि लगभग कुल इनके जो लेटर्स होते थे, अक्षर चिन्ह होते थे, वो 375 से लेकर के 400। और एक सबसे बड़ी अभिलेख मिला है जिसपे कुल कितने चिन्ह मिले हैं तो 26 मिले हैं, और वो कहां से प्राप्त हुए तो धौलावीरा से। साथ साथ ध्यान में रखेंगे इनकी लिपि की प्रमुख बातें ये भी है कि ये लिखते थे दाई से बाई की ओर। अब ये दाई से बाई का मतलब, जैसे आज हम अगर हिंदी लिखते हैं तो इधर से हिंदी लिखे चाहे अंग्रेजी ऐसे लिखते जाते हैं और फिर यहां से ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं। लेकिन ये लोग जनाब क्या करते थे कि इधर से ही लिखने के लिए शुरू करते थे और फिर इधर आते, फिर इधर से शुरू करते, फिर इधर आते। जैसे अभी भी अगर उर्दू को हम लोग देखेंगे तो उर्दू जो लोग लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं, इधर से ही लिखते आएंगे और फिर धीरे धीरे इधर जाते हैं। तो जस्ट लाइक हम लोग जो उर्दू लिखते हैं ठीक उसी तरह से ये लोग भी लिखा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पाई लिपि में याद रखेंगे किस ओर से किस ओर लिखे जाते थे तो दाई से लेकर के बाई की ओर, यानी इधर से लेकर के इधर, इधर हमारा हो गया बायां और इधर हो गया हमारा दायां, तो दायां से लिखते थे ये बाई की ओर। चलिए इतना बातें याद रहेगा आपको। अब इसमें मेन चीज समझना ये भी है कि इतिहासकार कैसे कह सकता है कि हड़प्पा वासी जो है वो दाई से बाई की ओर लिखता है।
तो इसके लिए याद रखेंगे पुरातात्विक लोग ये एविडेंस के आधार पे कर रहे हैं, चूंकि ऐसे ही बातें नहीं कही जा सकती। और हम लोग लिपि पढ़े नहीं ना कि जानते हैं कि इधर से इधर लिखते थे, या फिर कुछ ऐसा लिखी हुई बात नहीं है, लिखी हुई बात तो होंगी शायद, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये बात कैसे पुरातात्विक कर सकता है? कोई उस समय तक जिंदा नहीं था, हम तो उसको लिखते देखे नहीं ना है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आज एक कॉपी है और इसमें हम लिख करके छोड़ देंगे, आप लोग भी लिखे होंगे, हमारी भी किताबें हैं, और शायद ये सब पूरा भारत पूरा दुनिया नष्ट हो जाए, और 10,000 वर्ष के बाद अगर यहाँ पे कोई आएगा तो हम लोग को देखा नहीं है, तो वो कैसे समझ सकता है कि हम लोग इधर से इधर लिखेंगे कि इधर से इधर लिखेंगे? तो वही तो हड़प्पा की बात आता है। तो यहाँ पे पुरातात्विक क्या अपना तर्क देते हैं कि जितने भी इनके लेख मिले हैं, जैसे मान लेते हैं जितने लेख की बात कर ले, यानी विभिन्न प्रकार के इनके पुरावस्तुएं मिले हैं, और इन पुरावस्तुएं के रूप में जैसे मुहरे है, तांबे के औजार है, मार्तबानों है। मार्तबानों की चर्चा हम लोग किए थे, कुछ हड़प्पाई मार्तबान थे जो ओमानी वाले क्षेत्र में मिले हैं, तांबे हैं, तथा मिट्टी के जो लघु पट्टियां हैं, आभूषण है, अस्थि छड़े हैं। इसके अलावा सूचना पट, पिछले वीडियो लेक्चर्स में सूचना पट की चर्चा किए थे, धौलावीरा से एक मिला सूचना पट जिसमें 9 अक्षरों की बात किए थे हम लोग। अब इन चीजों पे यहां तक कि ये लोग जो नष्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर भी ये लोग लिखते थे। तो सबके जब लेख को पुरातात्विक लोग पढ़ा तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग इन्हीं से लिखते थे। कहोगे कैसे? तो इधर से जब ये लोग लिखना शुरू करते तो एने के बाद ये लोग चौड़ा चौड़ा लिखते, लेकिन जैसे ही इधर की ओर आ जाते थे तो इनके जो अक्षर होते थे वो बहुत पतला पतला होने लगा, यानी एकदम कह सकते हो कि अब ये संकुचित होने लगा था। इधर एकदम चौड़ा चौड़ा अंतराल पे लिखा जाता और इधर आ गया तो संकुचित। ये सब जगह ऐसे लिखा है। हम लोग भी यही करते हैं ना, जब इधर से लिखेंगे कि जैसे मैं जाता हूं तो आगे एकदम बड़ा बड़ा लिखेंगे मैं जाता हूं। अब देखेंगे कि जगह कम लग रहा है तो अब छोटा छोटा अक्षर से घुसाने लगते हैं। आप लोग भी लिखते होंगे तो एक चीज गौर करिएगा कि आप लिखेंगे इधर से तो पूरा बड़ा बड़ा लिखते हैं, फैल फैल में लिखते हैं, और जैसे जैसे देखते हैं कि अरे एक खत्म हो रहा है इधर पेज, तो इधर हम लोग कम लिखते हैं, पतला लिखे लगते हैं। तो पता चलता है कि हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, और इतिहासकार इसी आधार पर पकड़े हैं कि लोग इधर से इधर लिखते हैं। तो अब आपको एक नया चीज समझने में आया होगा कि ये लोग काहे जो है वो दाईं से बाईं और ही लिखते थे। ये इतिहासकार कैसे स्पष्ट कर रहा है? नहीं तो कई लोग यही रट लेता है डायरेक्ट कि ये लोग हड़प्पा वासी दाईं से बाईं और लिखते थे। अगर ऐसे बच्चे से अगर कोई खोद देगा, अगर सवाल कर दिया कि तुम कैसे कह सकते हो जब इनके बारे में पढ़ा नहीं गया है तो कि ये दाईं से ही बाईं और लिखते थे, तो बेचारा फंस जाएगा। अब उसके पास कुछ बात नहीं रह जाएगी। लेकिन अब आप पढ़ लिए तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि देखिए कैसे लिखते थे। कहा कि इनकर इन दाएं वाला लिखावटवा सब में मोटा मोटा मिला है, चौड़ा चौड़ा मिला है, और जैसे ही बाएं की ओर आते थे तो इनके लिखावट में संकुचित देखने के लिए मिलता है, पतले पतले लिखते थे। तो इससे आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब ध्यान में रखेंगे, ये आपको पता चल गया कि लोग नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखते हैं, जैसे कोई भी मिट्टी वगैरह हो, लकड़ियां हैं, जो चीजें नष्ट होने वाली हैं उन्हीं पर ये लोग भी लिखा करते थे, कठोर चीजों पर भी लिखते थे। इन सबसे पता चलता है कि इनके यहाँ साक्षरता भी क्या है, विद्यमान है। याद रखेंगे हड़प्पा वासी वाले क्षेत्रों में लिखावट से यह भी पता चलता है कि यहाँ पे साक्षरता भी थी। चलिए अब आगे ध्यान रखेंगे। अब आपको मेन चीज, 2 चीज हम आप लोग को कवर करा दिए। एक मुहरे के बारे में तो पहले ही चर्चा थे, केवल मुहरे की विशेषता को लेकर के देखना था कि कैसे प्रयोग में आता है। लिपि के बारे में आपको जानकारी हो गई, लिखते थे दाईं से बाईं की ओर। और इनके यहाँ लिपि की अगर बात कर ले तो लिपि में हम लोग देखें कि यहाँ पे स्वर और व्यंजन जैसे चीजों का अभाव था, और ये लोग जितने भी चीजों पे लिखे सब में इसी तरह लिखे हैं। अक्षर वगैरह चर्चा कर ली, कहीं दिक्कत होता है तो वीडियो को पीछे से करके देख लीजिए। जो एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, आप भी शायद बोरिंग हो जाओगे। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे। अब आता है मेन चीज बाट। अब लगता है बच्चों को लगता है कि बाट क्या है, तो बाट का मतलब आप समझेंगे कि जिसको हम लोग गांव में बटखरे कहते हैं, गांव हो या शहर हो, बटखारा जिसको कहते हैं ना। अब तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ गया है, जिसमें आप पहले गांव में अभी भी जाएंगे तो बटखारे में विविधता आपको मिल जाएंगे। कई लोग क्या करेगा कि कुछ पत्थर के जो है से कि काट कर करके और बनाए रहेंगे, कई लोग ईंट का भी बटखारा बनाए रहेंगे, और कई लोग जो होते हैं वो धातु के भी बटखारे बनाते हैं, जैसे लोहा वगैरह इस सब के। अब इसके पास जो हड़प्पा वासी है उनके बटखारे में एक समरूपता देखी जाती है। ये पहले हम लोग चर्चा किए हैं और आगे के वीडियो लेक्चर्स में करेंगे, और फिर देखेंगे कि एक ऐसा समय आएगा जिसके बाद से इनके बटखरे में यानी जो बाट होंगे उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में भी बाट का आप लोग को हम पिक्चर वगैरह दिखा चुके हैं पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर्स में, तो आप मोटा मोटी समझेंगे बाट को हम लोग बटखारा को कहते हैं।
और इस बटखरे का आकार होता था घनाकार। याद रखें कैसा आकार का होता था, घनाकार। यानी सभी जगह हड़प्पा में बांटों का जो आकार है वो एक जैसा मिला है और घनाकार मिला है। देखेंगे कि कब इसके आकार बदल जाएंगे, आगे के वीडियो लेक्चर में बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें एक चीज समझना है कि बाट का जो प्रयोग होता था सर वो विनिमय के लिए किया जाता था। यानी अगर वस्तु को खरीदना हो या फिर बेचना हो तो जैसे आज हम लोग बटखरे का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से ये लोग बाट का इस्तेमाल करते थे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो बांट इनके बनते थे वो चट पत्थर के बनते थे। जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि मुहरे जो होते थे वो सेल खड़ी नामक पत्थर का बनता था, लेकिन अगर अब बात आ रहा है बाट के, तो बाट किसके बनते थे, तो चर्ट के बनते थे। बाट किनके बनते थे, चर्ट के। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, बाट चर्ट के बनते थे जबकि मुहरे सेल खड़ी नामक पत्थर का बनता था। आकार कैसा होता था, तो आकार घनाकार होता था। अभी बाट को हम लेकर के चर्चा करेंगे नीचे भी, अभी सुनेंगे। इनके यहाँ द्विचर प्रणाली होते थे, द्विचर जिनको हम लोग कहते हैं बाइनरी सिस्टम, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी आप कैलकुलेशन में पढ़े होंगे। अब जैसे इनके यहाँ 1 2 2 से डायरेक्ट फिर 4 4 से फिर डायरेक्ट 8 और 8 से फिर 16 16 से फिर 32, ऐसे इनकी माप तौल की इकाई रही थी। जिसमें अगर बात कर ले तो सबसे ज्यादा प्रचलित माप तौल की जो इकाई है वो याद रखेंगे 16 इकाई है। तो अगर कहते हैं कि हड़प्पा वासी का सर्वाधिक प्रचलित है या फिर हड़प्पा वासी में निम्न में से कौन प्रचलित है, ऐसे करके देगा ये सर्वाधिक माप तौल की इकाई है, तो 16 इकाई याद रखेंगे। ठीक है, ये सबसे इसी से ज्यादातर ये लोग खरीद बिक्री करते होंगे। अब इसमें ध्यान में रखेंगे बात को, ये तो समझ में आ गया 1 2 4। जैसे आज हमारे यहाँ होता है ना सर कि जैसे 1 केजी 2 केजी, आज हम लोग तो के पास में 2.5 केजी भी होता है। तो ऐसे एक सुविधा के हिसाब से कि 10 किलो 5 किलो, अभी आपको निचली और ऊपरी समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी समझ गए आप, ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज्यादा माप तौल की इकाई में 16 इकाई का प्रयोग होता था। अब यहाँ आपको समझना है, हालांकि ये लोग दशमलव प्रणाली का भी यूज करते थे। ऊपरी मानदंड के लिए कौन प्रणाली यूज करते थे, दशमलव। अब ये ऊपरी मानदंड का मतलब समझेंगे, जब भी इनको ज्यादा वजन करना होता, भारी भरकम सामग्री का वजन अगर करना होता तो इसके लिए ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का यूज करते हैं। यानी दशमलव प्रणाली की भी जानकारियां इनको थी। दशमलव प्रणाली मतलब 10 गुना, मोटा मोटी समझेंगे। जैसे मान लेते हैं 2 तो दशमलव इसके आगे एक 0 कर देंगे तो 10 गुना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। जैसे मान लेते हैं 4 और 4 के आगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपका 40 हो गया। इसके अलावा मान लेते हैं कि माप तौल की इकाई 16 है और इसको 10 गुना कर देगा, दशमलव प्रणाली में ऐसे ही होता है, तो 160। यानी इस तरह से ये लोग बड़ी बड़ी संख्या में भारी सामग्रियों को अगर मापने तोलने के लिए ये कौन से प्रणाली का यूज करते थे, तो दशमलव प्रणाली का यूज करते थे। लेकिन अब एक बात और समझना है कि अगर अगर बात कर ले छोटे के, तो छोटे बाटों का प्रयोग कैसे होते थे। अब छोटे बाट की अगर हम बात कर ले तो ये आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स आप लिखना चाहेंगे तो कहीं लिख लीजिएगा कि सबसे छोटे जो इनके बाट मिले हैं वो 0.856 ग्राम का मिला है, याद रखेंगे। यानी मुश्किल से अगर कहे तो 1 ग्राम का भी ये बाट नहीं है, 1 ग्राम से भी कम की बाट है। और आप सोच सकते हैं कि जब इनके यहाँ 1 ग्राम से भी कम अगर बाट है तो ये बाट का इस्तेमाल किसमें किया जाता होगा, तो संभवतः ये बाट का जो इस्तेमाल है जरूर आभूषण वगैरह के मापदंड के लिए किया जाता होगा, आभूषणों को तोलने के लिए। आप अभी भी फील करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि जिसके यहाँ 50 केजी का आटा उतर रहा है, चीनी उतर रहा है, तो आज तो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है। अब इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू आते हैं ना, जिसमें 2 ग्राम 4 ग्राम की भी गणना की जाती है। लेकिन आप कल्पना करिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू वगैरह होते हैं वो अगर नहीं रहते थे, तो बड़े दुकान में अगर आप जाते थे तो उनके पास बड़े बड़े बटखरे यानी बाट होते थे, जैसे में 40 केजी 50 केजी 20 केजी 10 केजी 5 केजी ऐसे होते थे। अब मान लेते हैं कि 5 केजी 2.5 केजी भी कम से कम या 1 केजी रखते होंगे। अब वहां पे जो मान लेते हैं कि 1 मन यानी 2.5 40 केजी या 100 केजी 1 टन 1 क्विंटल, ऐसे अगर जो लोग मापतोल करते हैं और उनके पास जाइएगा, कहेंगे कि 5 ग्राम और 10 ग्राम वजन करने के लिए तो मारेगा तुमको तड़ाक में, सर बात ना।
अब तुम सुनार के पास जाओगे और कहोगे कि 10 किलो हमको वजन करिए, तो सुनार के पास 10 केजी का बताओ बाट होगा उनके पास? बिल्कुल नहीं होगा। यही चीज समझना है कि जब आज भी हम सुनार के पास जाते हैं तो उनके पास अठन्नी भर, उसके पास चमन्नी भर, उनके पास जितना छोटा से छोटा जो माप तौल की जो इकाई है वो अवेलेबल होते हैं बाट के रूप में। और जो बड़े बड़े दुकानदार में जाते हैं भारी सामग्री में, उनके पास बाट छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं तो बड़े होते हैं। तो अगर ये छोटी भी बाट मिल रहा है हड़प्पा के समय में 1 ग्राम से कम बाट, तो पुरातात्विक अनुमान लगाया कि अच्छा हो सकता है कि ये लोग छोटे बाटों का जो इस्तेमाल है वो कीमती मनके या फिर आभूषणों के मापदंड के रूप में करते थे। अब कहोगे कि ये मापदंड करते हैं केवल बाट मिल जाने से थोड़ी नहीं स्पष्ट होता होगा कि इस बाट का इस्तेमाल ये लोग जो है वो मापतौल में करते होंगे। तो देखिए, एक धातु के तराजू का एक पलड़े भी मिले हैं। जैसे मान लेते हैं ये जो दंडी वगैरह आप लोग गांव में देखे होंगे, पहले ऐसे ही होता था ना तराजू, और ये मान लेते हैं कि ये इस तरह से ऐसे रहता है, तो ये इसको कहते हैं पलड़ा। और याद रखेंगे धातु का ही यानी एक धातु का बना हुआ एक तराजू का ही पलड़ा जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब तराजू का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये याद रखेंगे गुजरात में सुरकोतड़ा से भी मिलते हैं। गुजरात का सुरकोतड़ा से भी मिलते हैं। लोथल वगैरह का क्षेत्र है, ये सब बंदरगाह वाला इलाका है, यहाँ पर तो मापतौल खूब होगा। जहां जहां बंदरगाह इलाका है वहां पर भारी भरकम पर मापतौल होगा, क्योंकि दूसरे जगह सभ्यता वगैरह पे जाएंगे, पानी के जहाजों से आएंगे तो सब माल को लादना उतारना, वजन वगैरह करना, ये सारा चीज अब ध्यान में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं धातु के पलड़े से पता चल जाता है, तराजू के पलड़े से, कि लोग मापतौल करते थे। मापतौल की बड़ी इकाई भी इनके यहाँ थी, दशमलव प्रणाली भी चलते थे, और छोटी छोटी भी चीजों को गणना करने के लिए इनके पास एकदम छोटे छोटे बाट भी होते थे, जिसमें 1 ग्राम से भी कम बाट देखने को मिला है। तो ये आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग समझने का पूरा प्रयास करिए, मुहरे को, लिपि को और बाट को। इन सभी से भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास में रह जाता है तो आप कहीं कमेंट करिएगा। देखिए, लिपि में याद रखेंगे कई विद्वान जो है इसको कहते हैं कि ये जो लिपि है वो द्रविड़ भाषा से भी, द्रविड़ लिपि से भी ये साम्य रखते हैं, यानी मेल इसका है। या फिर ब्राह्मणी लिपि के बारे में भी कहा जाता है कि ब्राह्मणी लिपि से भी जो है वो टैली करते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं ब्राह्मणी से, खरुष्टी से। जब हम लोग प्रश्न एक बार डील करेंगे ऑब्जेक्टिव, तो फिर यहाँ पे लिपि की एक बार चर्चा होगा, फिर हम वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ी सी जो चीजें हैं वो हम रखे हुए काट के वो वहां पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।